आज की कहानी दिल्ली में रहने वाले अमित और हर्षिता की है। दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास उनका मकान था। वो एक किराए के मकान में रहते थे। अमित एक व्यापारी था। ईश्वर पर उन दोनों को बहुत ज्यादा विश्वास था, लेकिन ये जो अमित है ना, उसे ईश्वर से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा था। वो हर किसी को ये बात बोल चुका था और दिन में कई बार बोलता था, और अपनी पत्नी के सामने तो 100 बार बोल चुका था कि मेरी किस्मत ही खराब है। दोस्तों, जो इंसान अपनी किस्मत को कोसता रहता है उसका वक्त कभी नहीं बदल सकता। जब तक आप खुश नहीं रहोगे, जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मुझे जो मिल रहा है मेरी हैसियत, मेरी औकात से ज्यादा मिल रहा है, ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जहां ये भाव आपके मन में आ गया, यकीन मानिए आप सफल हो गए। आप चाहें तो ये प्रयोग करके देख लेना। आप इसे एक तरह का टोटका मान सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज अपने आप को शीशे में देखकर कहते हैं, मेरी तो शक्ल ही बेकार है, मेरी तो आवाज बेकार है, मेरी तो किस्मत खराब है। जो लोग खुद को कोसते रहते हैं, ऐसे लोग कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। जो आप हो, जैसे आप हो, उसमें खुश रहो और बिंदास रहो। हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि ईश्वर ने जो दिया कमाल का दिया। मेरी हैसियत ही नहीं थी, मुझे इतना दे दिया। अमित की पत्नी हर्षिता उसे कई बार समझा चुकी थी कि आप ऊपर वाले पर भरोसा तो करो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप मेहनत कर रहे हो तो सफलता भी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी किसी का बुरा चाहा या बुरा सोचा हो। आप मेहनत करते रहो, सच में सफलता मिलेगी। अमित और हर्षिता की शादी को तकरीबन 6 महीने हो चुके थे। उन दोनों ने यह प्रण कर रखा था कि जब तक हमारे पास अपना मकान नहीं होगा, तब तक हमारे घर में किलकारी नहीं गूंजेगी। और उनके परिवार ने भी उनके इस फैसले का सम्मान किया, क्योंकि अमित बहुत मेहनती था। वो भी यही सोचते थे कि अभी नहीं चल रहा व्यापार तो अभी क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब इसकी दुकान को छोड़कर न जाने क्यों हर दुकान पर ग्राहक था। अब आप ये मत सोचना कि उसने ईश्वर की पूजा करी और चमत्कार हो गया और एकदम से ग्राहक आ गए। आप इस कहानी को ध्यान से पूरी सुनिए, और अगर ये कहानी आपकी कहानी से मिल रही है तो आपके लिए इस कहानी में एक बहुत जबरदस्त संकेत है कि आपको कहां पहुंचना चाहिए और आपका वक्त कैसे बदलने वाला है। उनकी दुकान जिस मार्केट में थी, वहां और भी बहुत से कपड़े के व्यापारी थे, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर थे। वहीं अमित की दुकान बहुत छोटी सी थी। साथ ही उसकी दुकान में माल भी कम ही था, और ग्राहकों के लिए दुकान में माल तो होना ही चाहिए। जब तक आपकी दुकान में वैरायटी नहीं होगी, आप मार्केट में कैसे टिक पाओगे। अब ये बात उसे भी समझ आ रही थी। अब अमित पैसों की मदद मांगने अपने कुछ रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन उसे कहीं से भी चवन्नी नहीं मिली। सभी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किसी के घर में फर्नीचर का काम था, किसी को गाड़ी की किश्त देनी थी, किसी ने नया प्लॉट लिया था, तो किसी के घर में तो कैश होने के बाद भी नहीं था। मतलब हर तरफ से मना कर दिया गया। वो निराश घर लौटा तो पत्नी ने पूछा, आज तुम फिर से किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो। अमित ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, और मुझसे कम तुमसे ज्यादा गलती हुई है हर्षिता। हर्षिता ने कहा, मुझसे क्या गलती हुई, मैं समझी नहीं। अमित बोला, तुमने शादी के लिए हां करके गलती की। तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था जो तुम्हें खुश रखता, जिसके पास अपना घर होता, तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। ये सुनकर हर्षिता रोने लगी कि बस करो, ऐसा मत कहो। हमने 7 फेरे लिए थे, उसमें जो हमने कस्में उठाई थी, क्या वो सब मजाक था? हम सुख दुख में साथ रहेंगे, कहा था ना। अब क्या हुआ? मानती हूं अभी परेशानी है, थोड़ा सा दुख है, और जैसे मैं दुख नहीं मानती, उसमें तुम ये सब बोल गए। अमित ने कहा, तुम नहीं मानती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 2 महीने हो गए, व्यापार सही से नहीं चल पा रहा। दुकान में तकरीबन 3 लड़के थे, जो कि सभी जा चुके हैं। एक जो आखिरी लड़का बचा है, उसकी भी तनख्वाह ये मानो कि मैं किश्तों में ही दे पाऊंगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी सोचता हूं कि दुकान बंद कर दूं। अगले महीने किराया कैसे दूंगा? गिनी चुनी बिक्री हो रही है। 4 दिन में सिर्फ 1 साड़ी बिकी है, उसमें क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा?
व्यापार बदलने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं मदद मांगने सभी रिश्तेदारों के पास भी गया, वहां से भी बस अपनी बेइज्जती ही करवा के आया हूं। काश मैं पैसे से मजबूत होता। पैसा बहुत जरूरी होता है हर्षिता। पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन जो चीज आपको खुशी देती है वो पैसों से ही आती है। हर्षिता ने पूछा, वैसे आपको कितने पैसों की जरूरत है? तो अमित ने कहा, अभी कुछ दिनों में शादियों का सीजन आने वाला है। मुझे उम्मीद है उस समय अगर दुकान में ढंग का माल होगा तो हमारी भी अच्छी कमाई हो सकती है। हर्षिता ने कहा, अगर जोड़ तोड़ के देखा जाए तो मेरे पास 20,000 मिल जाएंगे। ये सुनकर अमित हंसने लगा। वो कहता है कि अरे मेरी प्यारी पत्नी, ये पैसा भी अपने पास ही रख। अभी ऐसी नौबत नहीं आई कि तेरे छुपाए हुए पैसे मुझे इस्तेमाल करने पड़े। मैं समझता हूं तूने जो ये पैसे जोड़े हैं ये तेरे अपने हैं, इन्हें खर्च मत कर। वो दोनों बात भी कर रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। साथ ही दोनों की आंखें नम भी थीं। एक दूसरे के सामने रो नहीं रहे थे, क्योंकि सामने वाले को हिम्मत देनी थी। पत्नी और पति दोनों फूट फूट कर रोना चाह रहे थे, लेकिन अगर ये रो गए तो सामने वाला भी चुप नहीं रहेगा और वो भी फूट फूट कर रोएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के सामने झूठी हंसी का दिखावा और एक दूसरे को भरोसा देते हुए खाना खाने बैठ जाते हैं। जब वो खाना खा रहे थे तो टीवी पर किसी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आ रही थी। अमित टीवी पर उस मंदिर को देखकर कहने लगा, कितना अच्छा होता अगर हम भी कहीं घूमने जा पाते। और देखो ये मंदिर देखो, कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा है। हर्षिता ने कहा, हाँ हाँ, मंदिर की तो बात की बात है। अभी पहले आप बताओ, अगर रोटी और लोगे तो मैं बना देती हूं, क्योंकि मैंने रोटी आज कम ही बनाई थी, आटा खत्म हो गया है। अमित ने कहा, नहीं नहीं, मुझे वैसे भी ज्यादा भूख नहीं है, मैंने दुकान पर कुछ खा लिया था। अमित खाली पेट था, लेकिन अपनी पत्नी को भूखा नहीं रखना चाहता था। अपनी रोटी भी उसकी थाली में रखकर वो बोलता है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। 7-8 बजे दुकान पर बहुत सारा खाना खा लिया था। पड़ोसी खाना लेके आया था तो मैंने और उसने बैठकर वहीं खा लिया। ये सुनकर हर्षिता मुस्कुराते हुए अपने पति को उसमें से आधी रोटी देकर बोलती है, अरे तुम खा लो, झूठ बोलने के लिए भी हुनर चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो हंसने लगा और बोला, तू नहीं मानेगी। वो बातें कर रहे थे और वो जो टीवी पर मंदिर के बारे में दिखा रहे थे वो बात आई गई हो गई। अगले दिन सुबह के तकरीबन 6 बज रहे थे, तभी इनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हर्षिता देखने गई तो दरवाजे पर पड़ोसन खड़ी थी। वो बोली, बहन, क्या आप बांके बिहारी जी के मंदिर चलना चाहोगी? एक संस्था की तरफ से बस जा रही है, मुफ्त सेवा है, आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। हर्षिता ने पड़ोसन से पूछा, ये मंदिर कहाँ है और क्या हम एक दिन में आ जा सकते हैं? क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को अगर बोलूं कि एक दिन के लिए दुकान बंद कर दो तो वो मान सकते हैं, पर अगर ज्यादा दिन लगते हो तो शायद वो ना माने। पड़ोसन ने कहा, अरे बहन जी, आप इतनी परेशान ना हो, एक दिन में आना जाना हो जाता है। दिल्ली से मथुरा कितनी दूर है, हम एक दिन में वापस आ जाएंगे। हर्षिता बोली, अच्छा मथुरा चलना है? पड़ोसन बोली, हाँ, आप निश्चिंत रहो, 2 घंटे में बस निकलेगी, बस आप अपने हस्बैंड को मना लेना, बड़ा मजा आएगा। आप कभी गए हो बांके बिहारी? हर्षिता ने कहा, नहीं, हम कभी नहीं जा पाए। पड़ोसन बोली, ठीक है, तो आप तैयार हो जाओ, 2 घंटे में कॉलोनी के मंदिर पर मिलते हैं। अब हर्षिता घर में आकर अपने हस्बैंड को आवाज देती है और कहती है, अरे फटाफट से तैयार हो जाओ, मैं भी फटाफट नहा के तैयार हो जाती हूं, मंदिर जाना है। ये सुनकर अमित चौंक कर बोला, कौन से मंदिर जाना है? तो हर्षिता उसे सारी बात बताती है। वो बताती है कि हमारे पैसे भी नहीं खर्च होंगे। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं पर जा नहीं पाते, तो यूं माना जाता है कि हमारा बुलावा नहीं था, लेकिन शायद उनका बुलावा आ गया था। वो दोनों बस में सवार होकर बांके बिहारी के दर्शन के लिए निकल पड़े। बस में ऐसे जोरदार भजन चल रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। वो दोनों पहली बार इस तरह का कोई सफर कर रहे थे, तो हर किसी से सोच समझ के बात कर रहे थे, उतना खुलकर बात नहीं कर रहे थे। दोस्तों, अक्सर जिसकी जेब में ज्यादा पैसा नहीं होता, वो लोगों से जब बात करता है तो थोड़ा दबकर बात करता है। उसे डर रहता है कि कहीं मेरी बात किसी को बुरी न लग जाए। और जिसकी जेब में बहुत पैसा होता है, वो सामने वाले की इज्जत तो क्या ही करेगा, और वो बात भी ऐसी करेगा कि कोई उसको अच्छा समझे या बुरा,
उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग पैसा होने के बावजूद भी सरल ही रहते हैं। खैर, यात्रा करके वो बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर में एक अलग ही उत्साह था। हर कोई वहां खुश दिखाई दे रहा था, सिवाय 2 जनों के। वो दोनों अंदर से बहुत दुखी थे। बांके बिहारी के दर्शन करके अमित भावुक हो रहा था। पता नहीं क्या बात थी उनमें कि वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। आज उसने दिल खोलकर बांके बिहारी लाल जी से सब कुछ मांगा। उसने सबसे ज्यादा खुशियां और इज्जत मांगी। उसके बाद वो मंदिर से बाहर आ गया। हर्षिता अभी मंदिर के अंदर ही थी। अमित एक कोने में ही एक जगह जमीन पर बैठ गया और हर्षिता का इंतजार करते करते अपने विचारों में कहीं खो गया। तभी वहां पर तकरीबन 60-65 साल के एक वृद्ध उसके पास आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, अलग ही चमक थी। गले में 2-3 माला थी और ऊपर उन्होंने नारंगी रंग का कुर्ता पहना हुआ था जिस पर राधा राधा लिखा हुआ था। उन्होंने जब अमित को ऐसे उदास बैठे देखा तो वो बोले, बेटा क्यों परेशान है? अमित ने कहा, नहीं नहीं पंडित जी, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा, बेटा मैं ना बहुत कुछ जानता हूं और जो लोग झूठ बोलना जानते हैं उनमें ये हुनर बचपन से ही होता है। तेरे में नहीं है तो कोशिश भी मत कर। अब बता मुझे क्या परेशानी है? वो हंसते हुए बोला, आपने भी उसी तरह से बात की है जैसे मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि झूठ बोलने के लिए हुनर चाहिए। पर मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस थोड़ा चिंतित हूं, परेशान हूं। आगे का वक्त कैसे कटेगा, बस उसी उधेड़ बुन में लगा हुआ हूं। वो बाबा बोले, अरे यहां पर बैठकर भी अगर तू ये सोच रहा है कि आगे का वक्त कैसा रहेगा तो बेटा मैं ये कहूंगा कि तू मूर्ख है। अमित चौंक कर बोला, मैं समझा नहीं पंडित जी। बाबा बोले, तू बांके बिहारी लाल के मंदिर में बैठा है और यहां तू ये सोच रहा है कि आगे का वक्त कैसा रहेगा। अरे बहुत अच्छा होगा, समस्या तो पता मुझे तेरी है क्या? उसने कहा कि आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे पंडित जी। मैं नहीं कर पाऊंगा? बता तो सही, ऐसी क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरी एक छोटी सी किराए की दुकान है दिल्ली में, मैं वहीं से आया हूं और दुकान बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। या ये भी कह सकता हूं कि मेरी दुकान उस मार्केट में सबसे मनहूस दुकान है, वहां ग्राहक चढ़ता ही नहीं है। मतलब 10 दिन में एक साड़ी बिकती है और जैसे तैसे करके घर चला रहा हूं और नौबत ऐसी आ रही है कि शायद ये दुकान हाथ से जाने वाली है। अभी तो जैसे तैसे जो थोड़े बहुत घर पे पैसे हैं जोड़ तोड़ करके मैं दे रहा हूं। पर मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? आप इसमें क्या कर लोगे? बस जैसे मेरे रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया वैसे ही उड़ाओगे। बाबा बोले, पहली बात तो बेटा मैं तेरा रिश्तेदार नहीं हूं। दूसरी बात, जो तेरी सोच है कि मैं तेरी परेशानी में क्या ही कर लूंगा, अब तेरी सोच को यहां से बदलना शुरू करता हूं। बेटा मैं अपने बारे में बता देता हूं। मुझे यहां सभी लोग पंडित बिहारी बोलते हैं। मेरा एक छोटा सा भक्त है जो कि मुझे बहुत मानता है। उसका नाम चेतन है और मुंबई में रहता है। वो इसी क्षेत्र में कुछ अच्छा कर चुका है, उसे काफी तजुर्बा है। वो तेरी मदद कर सकता है, अगर तू उससे मिल ले तो तेरा काम बन सकता है। अमित ने कहा, पंडित जी मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। मैं बॉम्बे जाऊं, बड़े सेठ से मिलूं, वो व्यापार में मदद करेगा। आप क्या बोल रहे हो, आपको पता भी है? उन्होंने कहा, मैंने जो बोला शायद तूने नहीं सुना, दोबारा सुन। मुझे यहां सभी लोग पंडित बिहारी के नाम से जानते हैं। मेरा एक शिष्य कह लूं, भक्त कह लूं या मेरा एक प्यारा मित्र कह लूं जो मुझे बहुत मानता है, वो मुंबई में रहता है और वो इसी क्षेत्र में एक नामचीन हस्ती बन चुका है। अब उससे अगर तू मिल लेगा तो तेरा वक्त बदलना शुरू हो सकता है। अमित ने कहा, लेकिन पंडित बिहारी जी मेरे पास मुंबई जाने के पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा, हाँ ये तो समस्या है और मैं तुझे यहां पैसे तो दे नहीं सकता बेटा, वक्त दे सकता हूं। 7 दिन के अंदर तेरे पास मुंबई जाने के पैसे तो हो जाएंगे। बाकी तुझे उससे मिलना है। तुझे मैंने एड्रेस बता दिया, उसका नाम बता दिया। बाबा के पास पहले से कागज पर उसका नाम पता लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी झोली में से कागज निकाला और उसे दे दिया। अमित ने उस कागज को पढ़ा और जेब में रख लिया। अमित ने पूछा, मैं उन्हें बस ये बोल दूं कि आपने भेजा है? बाबा ने कहा, हाँ बस ये बोल देना कि बिहारी जी ने भेजा है और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित बोला, ठीक है, अगर मेरे पास 7 दिन में पैसे इकट्ठे हो गए तो मैं जरूर जाऊंगा, नहीं हुए तो मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा,
ठीक है, फिर पर्ची फाड़ के फेंक दियो, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर के बाहर जहां ये बातें कर रहे थे वहां भीड़ बहुत थी। उन दोनों के बीच में से कुछ लोग निकल कर गए। जब वो गए तो ये बिहारी जी वहां नहीं दिखे। अमित इधर उधर देखने लगा। वो पंडित जी को ढूंढने लगा, पर पंडित जी मिले नहीं। तभी हर्षिता भी वहां आ गई और बोली, आप किसे ढूंढ रहे हो? तो अमित ने बताया कि मैं अभी एक बाबा से बात कर रहा था और उन्होंने ये कागज दिया था मुझे। ये कहते हुए वो अपनी जेब देखने लगा, पर वो कागज भी अब जेब में नहीं था। लेकिन हां, उस आदमी का नाम और पता उसे याद था, क्योंकि अभी अभी की बात थी और जिसे जरूरत होती है ना, वो काफी चीजें याद रखता है। उसने फटाफट से एक कागज पेन लिया और उस पर वो सब लिख लिया। ना जाने वो कागज इधर उधर कहां हो गया। भीड़ बहुत थी तो हो सकता है भीड़ में इधर उधर हो गया हो। वो बस में बैठ गए और घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उसने पत्नी को वो सारी बातें बताई जो उन पंडित बिहारी जी ने उसे बताई थी। पत्नी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 दिन में पैसे आ जाएंगे? कहां से आ जाएंगे? अमित बोला, मुझे क्या पता। अगले दिन उसने तकरीबन 9 बजे दुकान खोली। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और 12 बजे तक ही अमित के पास मुंबई जाने के पैसे इकट्ठे हो गए। वो सोचने लगा, आज तो पहला दिन है, 7 दिन की बात कही थी, ये तो पहला दिन है। उसे भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सोच रहा था कि मेरी 15 दिन में भी इतनी बिक्री नहीं होती थी जितनी कुछ घंटों में ही हो गई। और अभी तो वो बस कल मंदिर गया था, अरदास लगाई थी। इतनी जल्दी थोड़ी ना काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ईश्वर सुनते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मित्रों, बांके बिहारी लाल जी का खेल ही ऐसा है कि आप मंदिर में कहकर सीढ़ियों से उतरकर बाहर आए और आपको कमाल देखने को मिल गया। आज अमित बहुत ज्यादा खुश था। शाम को 8 बजे के करीब वो अपनी दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा तो घर पर आज बाहर से खाना और मिठाइयां पैक करा के ले गया। उसकी पत्नी ने इतना सामान देखकर कहा, ये क्या है, तुम फालतू के पैसे खर्च कर रहे हो, अभी मुंबई के पैसे इकट्ठे करने हैं। तो अमित ने बताया, आज दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई है, मैं ये सोच रहा हूं कि अब मैं जाऊं भी क्यों। हर्षिता ने कहा, यह गलत है, उन पंडित जी ने जो कहा है किसी वजह से कहा होगा, आप क्यों नहीं जाओगे? उसने कहा कि मेरी आज की जितनी कमाई हुई है, मैं 15 दिन में भी इतने नहीं कमाता था, तो मैं क्यों जाऊं? उन पंडित जी को क्या पता चलेगा कि मैं गया या नहीं गया? तो हर्षिता कहती है, उन्होंने कहा था मुंबई में उनका शिष्य, उनका मित्र, उनको जो बहुत मानता है वो रहता है। अगर उन्होंने यहां से उसे फोन करके बताया होगा कि आप आओगे, आप नहीं जाओगे तो अच्छा लगेगा, उनकी बात खराब नहीं हो जाएगी, वो आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। अमित बोला, तो उन्होंने करा ही क्या मेरी मदद के लिए? भाई ग्राहक उन्होंने थोड़ी ना भेज दिए। जो ग्राहक मेरे पास आए थे, दुकान में सामान अच्छा है, पैसे मैंने कम लगाए थे, इसलिए आए थे। हर्षिता ने कहा, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं और पूरा मार्केट जानता है कि हमारी दुकान में पूरी मार्केट से सामान कम है, वैरायटी कम है। मेरी बात मानकर आप कल के कल मुंबई जाओ। पत्नी की बात मानकर वो बिना मन से मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई में जब वो सेठ के यहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि इतना बड़ा शोरूम, इतनी बड़ी फैक्ट्री कभी उसने देखी नहीं थी। जैसे ही वो उस भव्य फैक्ट्री तक पहुंचा तो गेट कीपर आया। उसने कहा कि भाई साहब, यहां क्यों खड़े हो, आगे जाइए, यहां पर अभी सेठ जी की गाड़ी आने वाली है, आप जाओ यहां से। तभी सेठ जी की गाड़ी आ जाती है। अमित झुककर सेठ जी को देख रहा था। सेठ जी ने भी अपनी कार का शीशा हल्का सा नीचे किया, हाथ जोड़े और बोला, राधे राधे भैया, बताइए कोई काम था मुझसे? अमित ने कहा, मुझे चेतन साहब से मिलना है और मैं मथुरा से आया था और मुझे बिहारी जी ने भेजा है। सेठ जी ने थोड़ा हैरानी से कहा, क्या कहा, किसने भेजा है आपको? अमित ने कहा, बिहारी जी ने भेजा है मुझे और ये कहा था कि आप मेरी कुछ मदद करोगे। सेठ जी बोले, भाई साहब आप एक काम करो, गाड़ी में अंदर आओ। उन्होंने दरवाजा खोला, गेट कीपर से बोला, गेट खोल दो। उसे भी लगा कि भाई सेठ जी का कोई खास मित्र है। वो अपने साथ अमित को अपने ऑफिस में लेकर आए। वहां अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले पूजा आरती की, अमित की खातिरदारी हुई, चाय बिस्किट आए। फिर अमित से पूछा, अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? अमित बोला, भाई साहब मैं दिल्ली से आया हूं और मैं अभी मथुरा गया था तो बिहारी जी मिले थे। बिहारी जी ने मुझे आपका एड्रेस दिया, आपका नाम बताया और कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं।
आप उन्हें बहुत मानते हैं। तो सेठ जी ने छूटते ही बोला कि मैं उन्हें मानता नहीं हूं, मैं उन्हें पूछता हूं। वो सब कुछ है मेरे लिए, और उन्होंने अगर आपको कहा है तो मुझे किसी तरह का कोई संशय नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं। बस आप मुझे ये बताओ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। आपका क्या व्यापार है? अमित ने बताया कि मैं कपड़े का व्यापारी हूं। दिल्ली में एक छोटी सी किराए की दुकान है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी उसमें कुछ मदद करें, क्योंकि आप तजुर्बेकार हैं। बिहारी जी ने बताया कि आप इस क्षेत्र में बहुत कुछ जानते हैं, तो थोड़ी मेरी मदद हो पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा कि भाई साहब, पहली बात तो ये कि आप माल वहीं से लेकर बेच रहे हो, तो आपके पास बस्ता बहुत कम होगा। दूसरा, आपने जो अपनी दुकान में मुझे वैरायटी गिनाई, तो ये बहुत कम है। मैं आपके आसपास के क्षेत्र में और भी दुकानदारों को जानता हूं, उनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है, हर जगह हमारा माल जाता है। आप एक काम करो, मेरे कहने से अपनी दुकान में थोड़ा सा माल बढ़ाओ, और जो वैरायटी मैं बता रहा हूं, जो अभी वहां की मार्केट में 2-3 महीने बाद आएगी, लेकिन मेरे पास आ चुकी है, लोगों के ऑर्डर भी आ चुके हैं, आप वो रखो। आपके पास वो चीज होगी तो ग्राहक आएंगे, बिक्री होगी। अमित को ये बात जच गई। उसने पूछा, मुझे कितने पैसे देने होंगे? उन्होंने कहा, भाई साहब, पैसे तो मैंने आपसे मांगे ही नहीं, आप पहले माल तो रखो, बेच लो, फिर दे देना। अमित सोच में पड़ गया कि मेरे रिश्तेदार तो नए नए बहाने बनाते हैं, और ये तो दोस्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक बिहारी जी की पहचान वाला है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि किसी अनजान से एहसान लेना क्या ठीक रहेगा। सेठ जी ने तो ये बोल दिया कि आप जितना मर्जी का माल उठा लो, जब बिक जाएगा तो पैसे दे देना। अमित ने कुछ सोचकर कहा, भाई साहब, मैं तकरीबन 1.5 लाख रुपए का सामान उठा सकता हूं। उन्होंने कहा, भाई साहब, आप 2 लाख का उठाओ, दे देना पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, फिर भी देखिए, मैं आपको 1 महीने में पैसे दे दूंगा। चेतन भाई ने कहा, देखो जी, मैं भी एक व्यापारी हूं और मैं जानता हूं बाजार का रुख हमारे हिसाब से नहीं चलता। आपने 1 महीने बस ऐसे ही बोल दिया। आप भी जानते हो, नए सामान को सेट होने में, ग्राहक को आने में वक्त लगता है। भाई जी, आप इस समय को थोड़ा बढ़ा लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बाके बिहारी की बहुत कृपा है मुझ पर, कोई दिक्कत नहीं। अमित ने कहा कि अच्छा, 2 महीने में पक्का, मैं 2 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा, नहीं तो मैं माल ही वापस ले आऊंगा, आपको परेशानी नहीं होगी। वो हंसकर बोलता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। अब अमित अपनी दुकान का एड्रेस लिखवाकर चला गया। घर पर पहुंचकर उसने जब सारी बात अपनी पत्नी को बताई, तो वो सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति हमारी इतनी मदद कर रहा है। कुछ दिन में दुकान पर माल आ गया। उसने जब दुकान में माल सजाया तो दुकान अब चकाचक हरी भरी लग रही थी। 1-2 दिन तो थोड़े से खाली गए, उसके बाद से ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई और वो भीड़ बढ़ती जा रही थी। पड़ोसी परेशान थे कि जो ये वैरायटी बेच रहा है, जो ये डिजाइन लेकर आया है, वो डिजाइन अभी मार्केट में आया नहीं है, या तो इसने कहीं फैक्ट्री डाली है या कोई इसका रिश्तेदार है जो कि फैक्ट्री से डायरेक्ट माल इसके पास आ रहा है। बहुत सारे लोग उससे मिलने आए। आसपास के दुकानदार भी अमित से माल लेने लगे। वो सिर्फ 1 महीने में पैसे लेकर सेठ जी के पास पहुंच गया। सेठ जी ने अमित का स्वागत करते हुए कहा, जय श्री राधे, आइए मित्र आइए, कैसे आना हुआ? अमित ने कहा, ये आपके पैसे और ये रही पर्ची नए ऑर्डर की। सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जिस तरह से मेरा हाथ थामा है, मैं तो सोच रहा हूं ऐसा बड़ा भाई सबको मिले। मैं सच में अब जमीन से उठना शुरू हो चुका हूं। सेठ जी ने कहा, अरे, आपको जिन्होंने भेजा है वो कभी किसी को जमीन पर रहने ही नहीं देते। पहले मैं कहां था, अगर बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। खैर छोड़िए, इस बार क्या क्या पैक करना है बताइए। कुछ नया माल आया है, वो भी दिखा देता हूं, और अगले महीने शादी का सीजन भी है। अमित ने बढ़िया सा ऑर्डर दे दिया। अगले महीने जो उसकी बिक्री हुई, पूरे बाजार में हल्ला हो गया। दुकान पर उसे फुर्सत नहीं थी। आसपास की छोड़ो, दूर दराज से भी लोग उसके पास अब खरीदारी के लिए आ रहे थे, क्योंकि उसके जैसा स्टॉक, उसके जैसे डिजाइन किसी के पास नहीं था। अब उसका काम इतना बढ़िया चल रहा था कि उसने दुकान खरीदने के लिए एक जगह देख ली थी। पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि अमित की सोच अब बदल गई थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। उन्होंने नई दुकान के लिए जो जगह देखी थी, वो उस मार्केट की सबसे बड़ी दुकान थी। अगले दिन सारे काम हो गए।
दुकान खरीद ली गई। 5 दिन बाद उस दुकान का उद्घाटन था। उन्होंने सभी को न्योता भेजा। मुंबई में सेठ जी को भी निमंत्रण भेजा गया। हर्षिता ने कहा कि हमने सभी को न्योता दिया है, पंडित जी को नहीं दिया। उन्होंने ही ये सब कुछ शुरू कराया है। उनके पास भी आपको जाना चाहिए। उसने कहा, बिल्कुल जाऊंगा। अगले दिन अमित और उसकी पत्नी सीधा पहुंचते हैं बांके बिहारी मंदिर। वहां जाकर वो पंडित जी को बहुत ढूंढते हैं। अमित लोगों से कहता है, मैंने यहां पर एक पंडित जी देखे थे जिन्होंने मुझसे बात की थी। उन्होंने जो कुर्ता पहन रखा था उस पर राधे राधे लिखा हुआ था। वो कहां बैठते हैं? वो हर किसी से पूछ रहा था। तभी वहां उसे एक पंडित जी मिले। उन्होंने कहा, किसे ढूंढ रहे हो? अमित ने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा, वो अंदर हैं। अब वो जब गया अंदर तो वापस बाहर आया और बोला, वहां तो बांके बिहारी जी की मूर्ति है। वो पंडित जी बोले, तुम समझे नहीं कि वो जो अंदर है ना, वही आकर तुमको समझा कर गए थे, क्योंकि जिस तरह के तुम बता रहे हो बेटा, ऐसे यहां कोई पंडित जी है नहीं। वो वही थे। ईश्वर खुद आकर तुम्हारा हाथ थाम कर गए हैं। तो बेटा उनका धन्यवाद करो। तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती, जिन्हें खुद बिहारी जी आकर राह दिखा रहे हैं। ये सब सुन के अमित के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो कहने लगा, ये सब मैंने कहानियों में बहुत सुना था, लेकिन असलियत में भी होता है, ये मैंने अब महसूस किया है। तो वो पंडित जी बोले, एक बात बताओ, क्या तुम उस मुंबई वाले आदमी को जानते थे? क्या तुम दुकान खरीद सकते थे? ये सब उनका किया धरा है जो अंदर बैठे हैं। वो कब बाहर आए, कब उन्होंने चोला बदला और कब तुमको सब कुछ बताकर चले गए, ये सब उनकी माया है। अमित और उसकी पत्नी बस रोए जा रहे थे और बार बार एक ही बात बोल रहे थे, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद से आज तक एक भी ऐसा महीना नहीं गया जिसमें वो बांके बिहारी लाल जी के मंदिर ना गए हों। उनकी दुकान का उद्घाटन हुआ और उसके तकरीबन 1.5 साल बाद एक मकान का भी उद्घाटन हुआ और आज की तारीख में कपड़े के व्यापार में बहुत बेहतरीन नाम कमा चुके हैं। आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।